हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। और हिस्ट्री को तीन सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। पुरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और समकालीन भारत का इतिहास। तो ये तीनों पार्ट के तीन वीडियो जो हैं आपके पेन ड्राइव में हैं। तो इन तीनों वीडियो को आप देखें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे। और जैसे जैसे आपका टेस्ट सीरीज होगा तो आपको टेस्ट सीरीज में भी ये हेल्पफुल होगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इससे, टेस्ट सीरीज में भी यहाँ से क्वेश्चन होगा। मतलब पूरी हिस्ट्री जहां जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारा हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है। जो भी हिस्ट्री के साइलेंट फीचर जहां जहां से अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज वगैरह में तो हिस्ट्री काफ़ी अंदर से आता है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत एक सतह कहें तो सरफेस से एक हिस्ट्री आती है, एक सैलिएंट फीचर हिस्ट्री की आती है। तो उतना हमने इसमें डिस्कस किया है। चलिए तो आते हैं और डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, तो यदि हम इंडियन हिस्ट्री को लिखें, इतिहास हिस्ट्री, हिस्ट्री इतिहास को यदि आप डिवाइड करना चाहो तो आप इसे कैसे डिवाइड कर सकते हो। देखो, तीन भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, हिंदी में इसी को हम कहते हैं प्राचीन भारत। ठीक है। दूसरा आता है मिडीवियल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं समकालीन भारत। ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री को यदि हम फर्दर डिवाइड करें प्राचीन भारत को, तो इसको दो फेज में डिवाइड किया जाता है, दो भाग में। बहुत मजेदार भारत की हिस्ट्री है। और हिस्ट्री को इसीलिए पढ़ना चाहिए और इस सेंस में पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री में कहां से हमें क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप बहुत जो अपने मॉडर्न इंडिया में अभी हो रहा है आप देखेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, कुछ भी हो, तो ये इन्हीं पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उन वही छुपी हुई चीजें यहां भी हैं। हिस्ट्री पढ़ाने का सेंस यही है। बाकी हिस्ट्री पढ़ने का जो स्कूल कॉलेज में मेन सेंस है वो ये नहीं है कि क्वेश्चन रटवाया जाए। अब कंपटीशन में तो छांटने की बात आती है, सिलेक्शन की बात आती है, तो इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका शायद कुछ तुक भी नहीं बनता। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का मेन रीजन यही है कि आपको एक समय का एक पैटर्न पता चले कि इंसान अपने जीवन काल में कैसे कैसे समय चेंज होता है और कैसे कैसे भारतीय इतिहास और भारत को दूसरे देशों ने इम्पैक्ट किया है, जिससे हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हेल्प होता है इन्हीं कंक्लूजन से। ठीक है। खैर, तो प्राचीन भारत जो है दो भागों में बांटा जाता है। स्टोन एज, स्टोन एज को हम कहते हैं हिंदी में स्टोन एज को कहा जाता है पाषाण युग। पाषाण युग। ठीक है। हिंदी में कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। हिंदी मैंने कनाडा से सीखी है, ठीक है ना, तो हिंदी का थोड़ा देख लेना। अच्छा, तो स्टोन एज हो गया ये पाषाण युग।
और पाषाण युग से 750 एडी तक अराउंड ये माना जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, वैसे तो बहुत बुक में 712 मिलेगा क्योंकि यहाँ प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। फिर मिडीवियल का जो टाइम है वो है आपका 750 एडी से 1707 तक। ऐसा क्यों है अभी डिस्कस करते हैं, एडी तक। और 1707 एडी से, एडी मीन्स अन्नो डोमिनिक होता है। एडी का मीनिंग होता है अन्नो डोमिनिक। एडी का मीनिंग कभी ये नहीं होता कि आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है ना, बहुत लोग ये भी समझते हैं। अन्नो डोमिनिक, जिसने इस टाइम को डिवाइड किया है। हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं ना, जनवरी फरवरी, इस कैलेंडर का क्या नाम है? इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को और जो तो 1707 एडी से लेकर यदि आप देखोगे तो 1947 तक हम कहेंगे समकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया गया है। स्टोन एज को फिर से डिवाइड किया जाता है 3 भाग में। ठीक है, इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। तो जो पहला है उसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज। दूसरा मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज। लीथ मीन्स होता है पत्थर, तो मीजोलिथिक एज। ठीक है, और थर्ड है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, इसे हिंदी में कहते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। और 750 एडी तक का जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री है। अब ऐसा क्या हुआ 750 के अराउंड में कि वो मिडीवियल हिस्ट्री कहा जाता है? तो 712 में, एक्चुअली 712 एडी में पहली बार मुस्लिम्स ने अटैक किया। तो जो फर्स्ट मुस्लिम ने अटैक किया भारत पे, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार इंडिया पे अटैक किया और यहां से मुस्लिम अटैक स्टार्ट हुआ। तो मुस्लिम जो एक लीडरशिप, एक किंगडम आना शुरू हुआ वो यहां से 712 एडी से। ठीक है, तो इसीलिए 750 एडी के अराउंड से मान लिया गया मिडीवियल हिस्ट्री। ठीक है ना, तो 750 से 1206 का एक पार्ट है मिडीवियल हिस्ट्री का। फर्स्ट पार्ट यहां से लेके 1206 तक का है। फिर 1206 में ऐसा क्या हुआ? तो 1206 में पहली बार क्या शुरू हुआ? दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान। और ये चला कब तक? दिल्ली सुल्तान कब तक चला? 1526 तक, 1526 एडी। 1526 एडी में जो है दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे लास्ट टाइम लड़ाई हुई फर्स्ट 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस बाबर बनाम कौन था? लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम लोधी।
तो यहां तक चला, फिर लोधी डायनेस्टी खत्म हुआ और सामने उभर के कौन आया? बाबर। फिर ये जो 1526 से 1707 तक चला, ये कहां से कहां तक चला? 1526 से 1526 से 1707 तक चला मुगल काल, मुगल टाइम, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। फिर 1707 में ऐसा क्या हुआ? तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और इसके बाद मुगल कमजोर पड़ गए, वो वीक हो गए और फिर शुरू हुआ कौन? ब्रिटिश। और यहां 1707 से 1947 तक चला फिर ब्रिटिश टाइम। ठीक है, ये पूरा जो है प्रोसेस आपका देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे, विषय पे हमें डिस्कस करना है, स्टोन से लेके 1947 तक। ठीक है, तो इसमें से जो साइलेंट फीचर जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यदि आपको हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमें सेंड कर दीजिएगा, हम वो वैसे आप नहीं देख पाएंगे, तो यूट्यूब चैनल पे हमने डाल रखा है, तो उसमें पासवर्ड डालेंगे तभी जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री, तो उस इंडियन हिस्ट्री में वो आईएएस के लिए है, तो उसमें पूरा डिटेल वर्जन हमने डाला हुआ है कि कहाँ कैसे क्या हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास कौन सा एज? पैलियोलिथिक एज। तो हम लोग एक ऐसे टेबल बना लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक और उसके बाद मीजोलिथिक के बाद आप क्या कहोगे? नियोलिथिक। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप इसको हाथ से अपने कॉपी पे लिखते भी रहें, ठीक है ना। देखो, पैलियोलिथिक एज में जो पूरा पाषाण काल में जो जो चीजें हुई उसके बारे में हम यहां लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, इसको जो ढूंढा गया और हिस्ट्री को एक्सकैवेट किया जाता है, ये इंग्लिश में वर्ड आता है एक्सकैवेट। हिस्ट्री की चीजों को खोद के निकाला जाता है, एक्सकैवेट किया जाता है। हिंदी के स्टूडेंट भी इसको समझें, एक्सकैवेट, क्योंकि आ सकता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसने एक्सकैवेट किया उसका नाम था रॉबर्ट ब्रुसफुट। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने इसे डिस्कवर किया था 1863 में, ठीक है ना। कहां डिस्कवर किया था उन्होंने? तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश में। उन्होंने इसे डिस्कवर किया, कहां किया था, कहां ढूंढा था? भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश, ठीक है, वहां पे इन्होंने इसे ढूंढा था। सेकंड थिंग, इस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो लोग फूड गैदरर थे, फूड गैदर करते थे, हिंदी में कहेंगे भोजन को संग्रह करते थे, संग्रह, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था यहां से कि भोजन को संग्रह करते थे। शिकार बहुत बाद में करना शुरू किया है, ठीक है ना। इसी समय उन्होंने एक औजार डेवलप किया जिसके बाद से उन्होंने जो है आग जलाना सीखा था। तो हैंड एक्स पहला इंप्लीमेंट था, मतलब हथियार था जो इन्होंने डेवलप किया था। हाथ की कुल्हाड़ी जो पहली बार ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया, मनुष्यों ने बनाया। इसी के बाद इधर फायर की खोज हो गई, आग की खोज, आग की खोज, ठीक है ना। और सेवेंथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रॉबर्ट ब्रुसफुट ने यही भीमबेटका की केव्स में
ढूंढा था केव पेंटिंग, केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी पेंटिंग। गुफा पेंटिंग कह सकते हैं हिंदी में, या इसी को कह सकते हैं रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग। गुफा, गुफा चित्रकारी, गुफा या पत्थरों पे चित्रकारी, पत्थर है ना, पत्थरों पे चित्रकारी, वो इसी समय में शुरू हुआ था। ठीक है ना। ये सब कहां मिला है? भिमबेटका के केव्स, मध्य प्रदेश में। ये यहां से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं मीजोलिथिक एज। देखो मीजोलिथिक एज तक आते आते, अच्छा एक चीज और, ये जो फायर का हुआ था ना खोज, यदि ऐसे बोल दे कि पैलियोलिथिक एज में कब हुआ था, तो लगभग मिड में, मध्य में, पैलियोलिथिक एज के मध्य में लगभग खोज हुआ था। किसका? पूरा पाषाण काल का। समझ गए आप? तो अब मीजोलिथिक एज पे आते हैं। मीजोलिथिक एज में क्या हुआ कि अब जो उनके हथियार थे उनमें उन्होंने हैंडल लगाना स्टार्ट किया। हैंडल, हैंडल इन इंस्ट्रूमेंट और हथियार, है ना, हैंडल लगाना शुरू कर दिया आपने हथियार में, हथियार, है ना। दूसरा, वो उस टाइम लकड़ी या हड्डी के हैंडल यूज करते थे, लकड़ी का, या वो यूज करते थे हैंडल का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मीजोलिथिक एज आया, मीजोलिथिक एज में किस किस चीज की खोज हुई देखते हैं। तो इस टाइम हैंडल लगाना तो इन्होंने शुरू कर ही दिया था अपने इंप्लीमेंट्स में। साथ में इन्होंने जो वर्क किया वो था, देखो तो इस टाइम भी इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? इस टाइम ये हंटर बन गया। अब हंटर, हंटर शिकारी बन गए। हंटर शिकारी, शिकार करके चीजों को खाया करते थे और फूड संग्रह भी करते थे, लेकिन मेन यहां पे हंटर शिकारी थे वो। तीसरा जो यहां पे काम हुआ कि उन्होंने एक फ्लेक बनाया। फ्लेक, फ्लेक हिंदी में भी फ्लेक कहते हैं, फ्लेक, है ना। फ्लेक क्या होता है? फ्लेक होता है जिसको आपने मोगली के हाथ में देखा होगा कि जिससे फेंक के मारते हैं और वापस अपने पास ही आ जाता है, उसे फ्लेक कहते हैं। तो इसीलिए इस सभ्यता को, मध्यकालीन भारत को, मध्यकालीन मध्य पाषाण काल को, मिजोलिथिक एज को फ्लेक सभ्यता भी कहते हैं। फ्लेक कल्चर, कल्चर, कल्चर का मीनिंग सभ्यता, तो इसलिए फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट जो यहां से आएगा आपका, इसी टाइम मनुष्यों ने पहली बार पशुपालन स्टार्ट किया। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। आप साथ में लिखते भी रहें। उसके बाद जो फिफ्थ हुआ वो बिगिनिंग ऑफ सेल्फ हैंडमेड पोट्रीज, हाथ के बने बर्तनों का यूज भी इसी टाइम शुरू किया। हैंड मेड पोट्रीज, पोटरीज, हाथ के बने बर्तन, हाथ के बने बर्तन का यूज भी लोगों ने इसी टाइम स्टार्ट किया। तो हाथ के बने बर्तन कैसे होते होंगे? आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में क्या हुआ? तो सबसे पहले लोगों ने इस समय, क्योंकि अब हंटिंग कर करके ये थक चुके थे, कितना हंटिंग करे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया इस समय, एग्रीकल्चर। ठीक है। और मनुष्यों ने जो सबसे पहला क्रॉप, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना शुरू किया, खेती, सबसे पहला क्रॉप जो उगाया वो था वीट, WHEAT, वीट, गेहूं। गेहूं पहला था। एनसीईआरटी गेहूं को मानता है, और गेहूं आईएएस वगैरह के एग्जाम में भी गेहूं ही माना जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में वो दे देते हैं आंसर बार्ले, जौ, लेकिन वीट करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बुक में भी आपको बार्ले मिल जाएगा। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में गेहूं की खेती सबसे पहले की। तो इसका हमें एविडेंस कहां से मिला? साक्ष्य कहां से मिला इसका? एविडेंस। तो इसका एविडेंस हमें मिला, साक्ष्य, प्रूफ मिला हमें मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक जिला है, अभी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, तो यहां से मिला। इसी मेहरगढ़ के पास बोलन दर्रा है, बोलन, बोलन दर्रा,
या इंग्लिश में कहो उसे बोलन पास, ठीक है, जहां से अटैकर्स वगैरह आए थे इंडिया। सेकंड, सबसे पहली बार लोगों ने, अच्छा सॉरी, पहली बार चक्के की खोज, व्हील का खोज इसी समय हुआ था, चक्के का खोज, है ना। तो चक्के का खोज मेनली उन्होंने बर्तन बनाने के लिए पहले किया था, तो अब व्हील मेड पोट्रीज बनाने लग गए, वो पोटरीज, चक्के के बने बर्तनों का वो यूज करने लग गए, चाक के बने बर्तनों का, ठीक है। अच्छा, कुछ सबसे पहला एनिमल जो सबसे पहले जिस जानवर को इंसानों ने पाला उसका नाम था डॉग, वाइल्ड डॉग, क्या कहते हैं, जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग, जंगली डॉग, कुत्ता, ठीक है। इसको सबसे पहली बार इंसानों ने पालना शुरू किया था। अच्छा, इसी टाइम लोगों ने एक और चीज यूज करना शुरू किया, इसी बार सबसे पहले नियोलिथिक एज में ही मोटर और पेसल का यूज स्टार्ट हुआ, मोटर एंड पेसल। मोटर और पेसल क्या होता है, ओखल और मूसल, ओखल और मूसल, इसका यूज स्टार्ट हुआ। तो मेनली इस पूरे डेटा में आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पेलोलिथिक एज की खोज की, डिस्कवरी की, भीमबेटका केव में आग की खोज इस टाइम हुई, ठीक है ना, और रॉक पेंटिंग। यहां से याद रखने का काम है मेसोलिथिक एज से कि फ्लेक कल्चर इसको कहा जाता था, और ये हंटर थे यहाँ पे सबसे पहली बार नियोलिथिक में एग्रीकल्चर, पहला खेती, गेहूं, चक्का, व्हील का निर्माण, बस यही मेन इंपॉर्टेंट यहां से है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, तो इसके बाद जो टाइम आया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं यहां लिखता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग IVC कहा करेंगे, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहां से क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले लिखते हैं इसी को, और इसी का नाम दिया गया हड़प्पा भी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। खैर अभी हम आते हैं उस पर, हड़प्पा पे। तो सबसे पहले हमें यहां से ये जानना है सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे फली फूली, किस नदी के किनारे स्टैब्लिश हुआ, इंडस रिवर, इंडस, इसी को हिंदी में कहा जाता है सिंधु, ठीक है ना। इसका ओरिजिन होता है आपका राकस लेक जो तिब्बत में है, और मिठानकोट में ये अरेबियन सी में मिल जाती है पाकिस्तान होते हुए, ठीक है ना। अच्छा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे फर्स्ट यहां से आपको लिखना शुरू करना है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन, हिंदी में से हम कहेंगे प्रथम शहरी सभ्यता, शहरी या नगरीय सभ्यता, ठीक है। दूसरी बात जो यहां से इंपॉर्टेंट है, इसी एज को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज, या हम इसे कांस्य युग भी कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं कांस्य युग, हिंदी में से कहते हैं हम लोग कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग क्यों कहा जाता है ब्रॉन्ज, क्योंकि इस टाइम इन्होंने मेटल फ्रॉजिंग सीख लिया था, मेटल फ्रॉजिंग सीख लिया था, फ्रॉजिंग मतलब धातुओं को मिलाकर नया एलॉय बनाना, मिश्र धातु बनाना सीखा था। तो जो ये ब्रॉन्ज है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो टिन को एसएन से दिखाते हैं, और दूसरा कॉपर, जिसमें 90% तक कॉपर होता है और 10% टिन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसकी जो डेटिंग है, डेट मतलब समय कब का है, तो
तो रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन समय है ना, C14 उसमें यूज करते हैं कार्बन का, ठीक है। और ये समय मिला 2350 से लेके 1750 BC का समय है ये, इतने से लेके इतने BC का समय ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इसके यदि हम फैलाव की बात करें, फोर्थ आकार, शेप, तो इसका शेप जो था वो था त्रिभुजाकार, ट्राइएंगुलर त्रिभुजाकार, इस तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों था तो उसका रीजन समझो, ये फैला कैसे था। यदि हम ऐसे बना लें ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, तो यहां जम्मू कश्मीर में यह फैला था मंडा तक, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मंडा JNK। यहां यूपी में आलमगीरपुर यूपी, मेरठ के आसपास है। यहां पाकिस्तान में यह जगह है सुतकोड्रा, सुत का जेंडर, ये पाकिस्तान में आता है। और यहां साउथ इंडिया में ये महाराष्ट्र के दियामाबाद, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो लगभग ये ट्रायंगल शेप का ही है, त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब IVC का यदि हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। यदि हम इसके एरिया पे जाएं तो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर रहा है, ठीक है ना, एरिया इसका। अच्छा, अब इसमें जो हमें पहला टॉन पढ़ना है वो पढ़ना है हड़प्पा, हड़प्पा, ये इसका पहला टाउन है, ठीक है। अब हड़प्पा में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आता है। सबसे पहला इसका डिस्कवर, खोज, इसको एक्सकेवेट किसने किया था, डिस्कवर मत कहो, एक्सकेवेट, है ना, किसने इसको खोजा। तो इसको खोजा था दयाराम साहनी ने, है ना। इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। जब रेलवे लाइन वहां बिछ रहा था उसी टाइम जो है, रेलवे लाइन जब बना उसी टाइम इसे खोज की गई। ईयर था 1921। कहां पे स्थित है, लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन स्थित कहां पे है, तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान में आता है। वहां पे ये मिला था रेलवे लाइन बिछाने के दौरान। किस नदी के किनारे, तो इसकी खोज हुई थी, रिवर का नाम लिख लो, रावी, इसकी रावी नदी के किनारे, रावी को पहले कहा जाता था पुरुषनी रिवर, हिंदी में से इंग्लिश में ऐसे लिख लो, पुरुषनी, ये नेम है तो इंग्लिश हिंदी सेम है, पुरुषनी रिवर। रावी को पहले वैदिक काल में पुरुषनी रिवर कहा जाता था, अभी हाल में ही एक एग्जाम में आया था ये। फिर यहां से और क्या मिला, यहां से 2 रूम बैरक मिला, 2 कमरों का बैरक, 2 रूम बैरक, जो ऐसा माना गया 2 रूम बैरक, 2 कमरों का बैरक, 2 कमरों का बैरक, जो कि होता होगा किसके लिए, ये होता था आपके कुली वगैरह के लिए, कुली, मालवाहक के लिए, मालवाहक जो सामान ले जाते थे, मालवाहक, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और चीज मिली, R37 ग्रेवयार्ड, R37 ग्रेवयार्ड, वो यहीं से मिला था, R37 ग्रेवयार्ड, ठीक है। और यहीं पे मार्शल नाम के एक इतिहासकार ने, मार्शल, है ना, मार्शल नाम के एक हिस्ट्रियन ने खोज की थी नटराज के स्टैचू की, नटराज
राज, नटराज के स्टैचू की उसने यहां पे खोज की, उसे वो मिला वहां पे, एक्सकेवेट किया उसने। ठीक है, तो हड़प्पा से ये मेन पॉइंट है जो एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, आपके एग्जाम में भी ईयर वाइज ईयर आए हैं यहां से। चलिए अब दूसरे स्लाइड पे मूव करते हैं। आ जाओ अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका मीनिंग क्या होता है मोहनजोदड़ो का, तो इसका मीनिंग होता है माउंट्स ऑफ डेड, माउंट्स ऑफ डेड, मतलब मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला कहते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसको खोजा था, इसको एक्सकेवेट किया था, इसे खोजा था किसने, राखल दास बैनर्जी ने, राखल दास बैनर्जी। ठीक है ना। ईयर था वो 1922। ईयर बहुत कम याद रखने की जरूरत है, बहुत कम एग्जाम में अब ईयर पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर होता है तो वही पूछा जाता है। राखल दास बैनर्जी ने खोजा था। तो राखल दास बैनर्जी ने इसको किस नदी के किनारे खोजा, इंडस रिवर के किनारे, इंडस, सिंधु नदी के किनारे इसको उन्होंने ढूंढा था। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है, लोकेशन लड़काना पाकिस्तान, लड़काना एक डिस्ट्रिक्ट है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। अब यहां से मिला क्या क्या वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो यहां से मिला पशुपति की मोहर, पशुपति सील, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, पशुपति की मुहर, ये यहीं से मिला था। ठीक है, मार्शल ने इसकी भी खोज की थी, मार्शल ने। पशुपति कैसा दिखता था, ऐसा आदमी, ऐसे सिंह जैसा निकला था, ध्यान मुद्रा में ऐसे करके बैठा हुआ था। ठीक है ना, इसकी मूंछ ऐसे। तो ये पशुपति की सील मिली थी। सील उस टाइम बहुत, मुहर जो थे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, सील वही पहचान होता था। फिर यहां से क्या मिला, महान स्नानागार, महान स्नानागार, हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जो है वो यहीं से मिला था। फिर यहां से इंपॉर्टेंट चीज है जो मिला, यहां से ग्रेनरी, अन्नागार यहीं से मिला था, अन्नागार, अन्न जिसमें रखते हैं अन्नागार, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी का स्पेलिंग आपसे पूछा हुआ है, ग्रेनरी का स्पेलिंग ये होता है, बहुत लोग ग्रेनरी का स्पेलिंग ये लिखते हैं, ग्रेनरी, तो ये नहीं होता, ये होता है ग्रेनरी का स्पेलिंग। तो अन्नागार भी यहीं से मिला है। ठीक है, फिर यहां से मिली क्या, फिर यहां से एक मिली थी डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था जो कि ब्रॉन्ज की बनी थी, ब्रॉन्ज, है ना, नाचने वाली लड़की की, नाचने वाली लड़की का, है ना, इसका, और इसका स्टैचू जो बना था किसका, कांस्य का बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। फिर यहां से और किस चीज का एविडेंस मिला, यहीं से हमें कॉटन का एविडेंस मिला है, कपास, कॉटन, कॉटन का एविडेंस भी आपको यहीं से मिलता है। फिर एक पुजारी, मूंछों वाले पुजारी का, प्राइस्ट का जो है स्टैचू यहीं से मिला है, प्राइस्ट किंग, प्राइस्ट किंग कहते हैं उसको, या हिंदी में कहते हैं मूंछों वाले पुजारी, इसका भी एविडेंस आपको यहीं से मिला। ये आप इसको लाइन वाइज लिखते रहें, पुजारी का भी एविडेंस आपको यहीं से मिलता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड पे। देखिए अब आप लिखिए चनहुदरो, इंग्लिश में ऐसे लिखो CHAN, चनहुदरो। ठीक है, तो चनहुदरो की खोज जो है, इसको जो एक्सकेवेट किया था 1931 में,
जेपी जोशी ने, जेपी जोशी कब कहां पे किया था? सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, यहां पे खोज किया था। ठीक है, उसके बाद यहां से मिला क्या क्या आपको एविडेंस? यहां से आपको मिला था कॉस्मेटिक, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है, कॉस्मेटिक, मनीहारा, कॉस्मेटिक, वो यहीं से मिला है। जैसे काजल है ना, काजल, कंघा, कॉम्ब, कंघा, कंघा, कॉम्ब। ठीक है, उसके बाद लिपस्टिक, वो सब यहीं पे बनता था, यहीं से मिला इसका एविडेंस, चनहुदरों से। ठीक है, चनहुदरों में एक मन के बीड्स बनाने की फैक्ट्री भी थी, बीड्स फैक्ट्री, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री भी यहां पे था। बीड्स मतलब मन के, मन के क्या होते हैं? मोती जो पहनते हैं मन के, है ना, वो भी यहां से मिला है। और यहां से एक कॉटन मिल भी मिला था, कॉटन का मिल, मिल है ना, कॉटन मिल, कॉटन का मिल मिला था, जहां शायद कॉटन से चीजें बनती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आता है लोथल, लोथल, अब हेडिंग डालो लोथल। लोथल से क्या क्या मिला? लोथल से सबसे पहले तो ये गुजरात में लोकेटेड है, भोगवा नदी के किनारे। गुजरात में कहां लोकेटेड है ये? गुजरात, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, भोगवा रिवर के तट पे, है ना, ये है। उसके बाद यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो ये, यहां से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिलता है, एविडेंस। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, बंदरगाह, है ना, का जो डॉकयार्ड का जो एविडेंस मिलता है वो यहीं से मिलता है। फिर यहां से कुछ चीजें और भी मिली हैं, जैसे चेस पैड, शतरंज, चौसर। ठीक है ना, कप्पल बरियल, कप्पल बरियल, कप्पल बरियल का मीनिंग होता है आपका युगम, है ना, जोड़े, जोड़ों को एक साथ दफनाना, जोड़ों का कब्र, कब्र, पति पत्नी को एक साथ दफना देते होंगे, है ना। तो ये एविडेंस आपको यहां से मिला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, और यहां से बंदरगाह डॉकयार्ड का एविडेंस मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंस है यहां का। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब लिखिए कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा जो है, हिंदी में इसको ऐसे लिखो आप, हिंदी में यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो कालीबंगा ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, तो इसका सबसे पहला पॉइंट, कालीबंगा का जो मीनिंग है वो ब्लैक बैंगल, ब्लैक बैंगल्स, हिंदी में इसको कहते हैं काली चूड़ियां। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है, घग्गर, घग्गर रिवर के तट पे, कोस्ट पे, है ना, घग्गर रिवर कहां पे? ये राजस्थान। इसी को पहले सरस्वती भी कहते थे, सरस्वती, सुरसती और सरस्वती, सरस्वती, ठीक है ना, या सुरसती भी इसी रिवर को कहा जाता था। अब यहां से एक का क्वेश्चन तो ये पूछता है ब्लैक बेंगल किसका नाम है। थर्ड, यहां के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैक्सिमम लोग रहते थे, मैक्सिमम कंसंट्रेशन था, मैक्सिमम लोग जिस नदी के किनारे रहते थे वो यही था, घग्गर हाकरा रिवर लाइन, घग्गर हाकरा। तो लिखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी का मैक्सिमम जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या हो, जनसंख्या, वो इसी नदी के तट पे पाया जाता था, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, घग्गर हाकरा रिवर लाइन। फोर्थ पॉइंट जो यहां से आता है एग्जाम में, यहां से जुते हुए खेत के ना एविडेंस मिला है, प्लॉग्ड फील्ड, प्लोड फील्ड, PLOUGHED, प्लोड फील्ड के एविडेंस मिले हैं, है ना, जुते हुए खेत का एविडेंस मिला है, जुते
हुए खेत। ठीक है। फिफ्थ जो यहां से एविडेंस आपको मिलता है फायर अल्टार का। फायर अल्टार मतलब पूजा की वेदी का, हवन कुंड, पूजा की वेदी, वो यहीं पे फायर अल्टार हमें मिला है एविडेंस। ठीक है। तो ये कालीबंगा से जो इंपॉर्टेंट चीजें था वो हमने किया। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए बानावली। बानावली, बानावली, बानावली। बानावली का एविडेंस जो हमें मिलता है वो हरियाणा, हरियाणा में एक रिवर है, हरियाणा, हरियाणा में एक रिवर है रंगोई रिवर, रंगोई रिवर, नदी, रिवर मीन्स नदी। तो इसी नदी के तट पे हमें बानावली मिलता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहां से एविडेंस क्या मिला है, तो यहां से क्ले का, मिट्टी का एक प्लो मिला है, PLOUGH, प्लो, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है। कहां से? बानावली से। नेक्स्ट हेडिंग दो धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा का जो एविडेंस है, इसका हिंदी मीनिंग, इसका जो धौलावीरा लिख लो आप, धौलावीरा, धौलावीरा। तो इस धौलावीरा का जो एविडेंस मिला है आपको वो गुजरात से मिला है। इसका मीनिंग होता है वाइट वेल, वाइट वेल मतलब सफेद कुआं। ठीक है। यहां से एविडेंस किसका मिलता है, तो सबसे पहले यह हमें गुजरात से मिला है, गुजरात से। ठीक है। यहां से एविडेंस किसका मिला है, वाटर मैनेजमेंट का, वाटर मैनेजमेंट, जल संग्रह का, संरक्षण का, संरक्षण है ना, उसका एविडेंस यहां से हमें मिला है धौलावीरा से। चलिए अब इसके बाद कुछ और सिटी है, जैसे रोपर, पंजाब में, रोपर, पहला लिखो रोपर, रोपर। तो इसका ये हमें कहां से मिला है, रोपर, पंजाब में। और यहां से मिला क्या है, तो यहां ये पहला आईवीसी का साइट है, फर्स्ट साइट ऑफ आईवीसी फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, स्वतंत्र भारत में मिलने वाला, स्वतंत्र भारत में मिलने वाला पहला स्थान आईवीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जो स्वतंत्र भारत में मिला। उसके बाद है रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर का एविडेंस आपको मिलता है गुजरात से। ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है सुतकोड्रा, सुतकोड्रा, सुतकोड्रा का एविडेंस भी आपको गुजरात से मिलता है। सुतकोड्रा भी आपको कहां से मिला, गुजरात से मिला। ठीक है। ये सब जगह जो है आपको डिफरेंट जगह से मिले, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। यहां से एक हॉर्स जॉ भी मिला था सुतकोड्रा से, हॉर्स जॉ, घोड़े का जबड़ा, घोड़े का जबड़ा यहीं से मिला था, उसका फॉसिल मिला था, जीवाश्म फॉसिल। ठीक है। चलिए अब इसके जो अदर फैक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ आईवीसी, अदर फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आया, बस आप सुन के लिख लो। आईवीसी में कभी भी आपको, आईवीसी में हॉर्स और आयरन नहीं मिला। आईवीसी में क्या क्या नहीं मिला है, हॉर्स, आयरन, टेम्पल। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कभी भी हॉर्स मतलब घोड़ा, मंदिर और आयरन का साक्ष्य, एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है। चलिए
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब आईवीसी का हमें देखना है टाउन प्लानिंग, शहर का व्यवस्था, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, तो आईवीसी में टाउन प्लानिंग कैसा था, लोग किस तरह से रहते थे यहां पे, टाउन कैसे बना हुआ था, ये सब हमें यहां से देखना है। देखो तो आईवीसी के जो शहर थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, 2 भाग में बटा हुआ था। देखो ऐसे ऐसे करो, इसको एक डायरेक्शन बनाओ आप, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहां निचला हिस्सा था, निचला हिस्सा सिटी का, ये बड़ा था, और ऊपर एक इधर की तरफ था वेस्ट में ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो इसे कहते थे हम लोग लोअर टाउन, लोअर टाउन। निचला शहर, इसे कहते थे हम लोग निचला शहर, और ये अपर टाउन, ठीक है। जो ये निचला शहर था ये किस तरफ है, ये ईस्ट में है, पूर्व भाग में है ना, ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट में, पूर्व में, और वो वेस्टर्न पार्ट था। ये किसी ऊंचे से पहाड़ पे हुआ करता था, ये जो अपर टाउन है। और ये चारों तरफ इसके चारों तरफ किला बना हुआ होता था, किला, ऊंचे ऊंचे दीवारों का फोर्ट बना होता था। क्या बना होता था, फोर्टिफाइड होता था, ये फोर्टिफाइड, दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग या किला कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखो सारे अटैक वेस्ट से होते थे ना, पश्चिम से, तो उसी से बचने के लिए, ताकि यहां से दिख जाए, इसीलिए इस तरह का जो है बनाया गया था। अब इसमें जनरली सारे शहर का, जितने भी इसमें हमने अभी शहर देखे आईवीसी में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सब में यही था, ठीक है। लेकिन जनरली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन वर फोर्टिफाइड एक्सेप्ट कालीबंगा। कालीबंगा फोर्टिफाइड नहीं था, बंगा, है ना, नॉट फोर्टिफाइड, नॉट फोर्टिफाइड। कालीबंगा फोर्टिफाइड नहीं था, मतलब इसमें दुर्ग नहीं था, कालीबंगा में दुर्ग नहीं था। दूसरी बात, एक हमने सिटी अभी पढ़ा था, शहर धौलावीरा, धौलावीरा में शहर 3 भाग में बटा हुआ था, है ना, ईस्ट भाग, पूर्वी भाग, वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग, और मिडिल, मध्य पार्ट। तो 3 भागों में धौलावीरा बटा हुआ था, ठीक है। अब यहां से और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ये निचला शहर था, ये शहर इस तरह से ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था। जो रोड थे ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे, ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक रहे हो, रोड्स ऐसे मिलते थे ऐसे, इसे कहते हैं ग्रिड पैटर्न। तो आपका जो लोअर स्टेट था किस पे बसा हुआ था, ग्रिड पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न पे, ग्रिड व्यवस्था पर बसा हुआ था। समझ गए आप, जहां पे रोड एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेंगे, जैसे ये एक मेन रोड है, ये मेन रोड है, दूसरा रोड ऐसे 90 डिग्री ऐसे आएगा, ठीक है। और देखो जैसे ये एक रोड है और ये एक मेन रोड था, सारी जो ये गलियां हैं, ये आप देख रहे हो, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ठीक है। और ये गलियां हैं जो मेन रोड पे खुलती हैं ऐसे, ठीक है, मेन रोड पे गली आके खुलती थी। तो ग्रिड पैटर्न पे पूरा शहर बसा हुआ था। दूसरा जो इसके ड्रेनेज थे, नालियां, ड्रेनेज, नालियां, ड्रेनेज, जो इसकी नालियां थी वो ढकी हुई थी स्लैब से, स्लैब से उस नालियों के ऊपर स्लैब रखा हुआ था, और नालियां बड़ी यूनिक हुआ करती थी, यूनिक। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, आईवीसी का सबसे यूनिक पॉइंट जो है वो यही ड्रेनेज, जो सबसे बड़े होते थे, बहुत बड़े ड्रेनेज हुआ करते थे, ठीक है, और वो ढके हुए, और उसे वे ढक के रखते थे, है ना, ऊपर से स्लैब रखा हुआ होता था, ताकि इस पे कोई, उसमें कोई मिट्टी या फिर ऐसा कोई भी कंकर क्या कहते हैं, कोई भी डस्ट चीजें ना जाए, ठीक है। तो ये इनकी टाउन प्लानिंग थी। अब हम आते हैं आईवीसी की सोसाइटी कैसी थी, इनका समाज कैसा था, सोसाइटी, समाज। तो इनका जो समाज था पुरुष मातृ प्रधान था, मैट्रियार्क सोसाइटी थी, मैट्रियार्क मतलब
मातृप्रधान, माता का ज्यादा नाम था मातृप्रधान। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे मैक्सिमम रेस, किस रेस के लोग मिलते थे, किस नस्ल के लोग मिलते थे? तो सबसे ज्यादा नस्ल जो मिलता था आपका आईवीसी में वो मेडिट्रेनियन, मेडिट्रेनियन, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसको हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागरीय नस्ल, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग मिलते थे। ठीक है, यहां पे पॉलीथिज्म प्रैक्टिस में था, पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा, बहुत सारे देवी देवता की पूजा, बहुत सारे देवी देवता की यहां पे पूजा की जाती थी। लेकिन जो इनका सबसे पवित्र, सबसे होली एनिमल था, होली एनिमल, पवित्र जानवर, वो हुआ करता था, सबसे होली एनिमल इनका जो था, जो सबसे पवित्र जानवर ये मानते थे जिनको, तो वो हुआ करता था यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, हिंदी में इसको कहते हैं यूनिकॉर्न को एक सिंघा, एक सिंघा। मोहनजोदड़ो मूवी है उसमें भी आप देख चुके होंगे। तो होली एनिमल इनका यूनिकॉर्न था, एक सिंघा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो था वो हम्प्ड बुल, कुबड़ा गाय, कुबड़ा बैल था, हम्प्ड बुल सबसे फेमस था। ये लोग मैजिक पे भी विश्वास करते थे, मैजिक, ब्लैक मैजिक पे, तंत्र विद्या पे ये लोग बिलीव किया करते थे। ठीक है, अब इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इनको, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मेनली ये लोग ट्रेड किया करते थे, ट्रेड मतलब व्यवसाय, चीजों का बेचना, ट्रेड, बेचना, ये सब हुआ करता था। और दूसरा आता है एग्रीकल्चर, फिर बाद में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब ट्रेड का कहने का मतलब, देखो मोहनजोदड़ो में ना और हड़प्पा में ये बहुत बड़ा मार्केट था, लोग जगह जगह से सामान लेके आते थे और इनको दे देते थे और ये उसको फिर बेचते थे, तो ट्रेड था। बाद दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर थोड़ा करते थे ये। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है। सबसे पहली बार कॉटन, कॉटन का सबसे पहला एविडेंस है ना, कपास, सबसे पहली बार कपास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था, आईवीसी में, पूरे वर्ल्ड में सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और ग्रीक के लोग, ग्रीस के लोग, ग्रीक के लोग इसे कहते थे, कपास को, कॉटन को कहते थे सिंडोन, सिंडोन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे उसे सिंडोन कहा जाता था, सिंडोन। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मीसोपोटामिया, मीसोपोटामिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जब अपने इंडिया में, जैसे ये अपना इंडिया है, तो जब इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता था उसी टाइम ये जो सेंट्रल ईस्ट है, इराक ईरान में एक दूसरी सभ्यता थी, उसका नाम था मीसोपोटामिया, मीसोपोटामिया, समझ गए आप? अच्छा, दूसरी बात कि मीसोपोटामिया से हमें एक एविडेंस मिला है, किसका? मेलुहा का एविडेंस, मेलुहा, मेलुहा का एविडेंस मिला है, साक्ष्य, एविडेंस। ठीक है, मेलुहा, एक्चुअली जो मेलुहा के लोग थे वो थे कहां के? वो आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के थे। ये मेलुहा के लोग, आप लिखो मेलुहा के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के थे। लेकिन इसका एविडेंस मिला कहां से? मेसोपोटामिया से। हमें मेसोपोटामिया से और भी चीजें मिली हैं। आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का यहां से सील मिला है, मुहर मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का यहां पे मोहर, सील मिला है। ठीक है, तो इसका यह मीनिंग है कि मेसोपोटामिया और आईवीसी आपस में क्या करते थे? हड़प्पा आपस में ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, रुपए तो हुआ नहीं करता था, तो ये लोग चीजों का खरीद बिक्री कैसे करते? तो इनके लिए था इनके पास बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मतलब चीजों का लेन देन। तो इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु
विनिमय प्रणाली। इस व्यवस्था मतलब गेहूं दो चावल लो, इस तरह से ये लोग अपना बिजनेस किया करते थे। अब इनका जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट भाषा जो ये लिखते थे, स्क्रिप्ट लिपि, जिस लिपि में ये लिखते थे वो पिक्टोग्राफिक था। पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक का मीनिंग जिसमें चित्रात्मक चित्र बने होते हैं, तो चित्रात्मक जो था इनका लिपि था पिक्टोग्राफिक। ये लोग लिखते थे राइट से, ये लोग राइट हैंड से लिखना शुरू करते थे, इधर से कॉपी में राइट की तरफ से और लेफ्ट की तरफ लिखते थे, और फिर जहां यहां खत्म हो गया ना, फिर यहां से राइट की तरफ लिखने लग जाते थे, तो और फिर यहां खत्म हो गया तो लेफ्ट की तरफ लिखने लग जाते थे। तो इस तरह से ये लिखते थे। इस तरीके को हम कहते हैं ब्रुस्टोफेंडोन। ब्रुस्टोफेंडोन, ब्रुस्टो टा है ये, फेंडोन, ब्रुस्टोफेंडोन। तो जो इनकी लिपि थी कैसी थी? ब्रुस्टोफेंडोन, ठीक है। अच्छा, इनका जो सील था, मुहर, सील, ये किसका बना हुआ था? मुहर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इनका जो सील था, एक पत्थर था, स्टोन, उस स्टोन का बना हुआ था। उस स्टोन का नाम था सीटेटाइट। सीटेटाइट, सीटेटाइट एक मुलायम पत्थर होता है। ये क्या है? ये क्या है? एक मुलायम पत्थर, मुलायम पत्थर, ठीक है। सॉफ्ट स्टोन है ये, सॉफ्ट स्टोन। और उन स्टोन पे डिफरेंट जानवर के या इस तरह की चीजें बनी होती थी, और वो पहचान होता था उनका। अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक कल्चर दो भागों में बटा हुआ है। देखिए, एक तो है जिसे हम कहेंगे वैदिक पीरियड, या इसी को कहा जाता है ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। हिंदी में वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। हिंदी में इसको कहेंगे हम पूर्व मध्य पूर्व हाँ, उत्तर वैदिक, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व भी, पूर्व वैदिक काल, पूर्व, और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इस काल, इसमें लेटर वैदिक पीरियड में देखो, ऋग्वैदिक तो वैदिक पीरियड में बना, लेटर वैदिक पीरियड में बना था आपका बाकी तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों इस काल में बने थे। इसका टाइम था 1500 से लेके 1000 बीसी का समय, और इसका समय था 1000 से 600 बीसी का टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये जो वेद लेके आए थे, ये वेदास कौन लेके आए थे? वेदास जो हैं वो कौन लेके आया था? वेदास लेके आए थे आर्यंस, आर्य। तो थोड़ा सा पहले आर्य के बारे में जानते हैं। आर्य का मीनिंग होता है, आर्य का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, विद्वान। आर्य शब्द का मीनिंग होता है विद्वान, ठीक है। दूसरी बात, आर्य इंडिया पे सबसे पहले जिन्होंने अटैक किया, इंडिया पे
जो सबसे पहले अटैक किया वो आर्यंस ने ही किया था। चलिए आर्य के बारे में हम लोग एक दूसरे स्लाइड में लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालो आर्य, आर्यंस। तो पहला पॉइंट मीनिंग, तो आर्य का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इंटेलिजेंट। विद्वान, इसका मीनिंग होता है विद्वान। सेकंड पॉइंट, ये आए कहां से थे? दे केम फ्रॉम मध्य एशिया, मिड एशिया, मिड एशिया। कहां से आए थे? आर्य, हिंदी में लिखो आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। थर्ड पॉइंट, आर्यों ने वेद लिखा, लेकिन आर्य पहले थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया। तो हम यहां लिखते हैं आर्यन वर द फर्स्ट हु अटैक्ड ऑन इंडिया। हिंदी में लिखो भारत पर आक्रमण करने वाले, भारत पर आक्रमण सबसे पहले आर्यों ने किया था। फोर्थ पॉइंट, आर्य आखिर ऐसा क्या था? देखो जैसे इंडिया था तो आर्य इंडिया भाग के आए थे भारत में, तो इंडिया में भी तो उससे पहले कोई रहता था ना। तो वो जो रहते थे वो राक्षस, राक्षस कम्युनिटी के लोग रहते थे। अब अलग बात है कि हम लोगों ने राक्षस शब्द का मीनिंग ये समझ लिया है जो हमारे लिए ये है वो है, हमारे लिए दुश्मन है, ठीक है। लेकिन राक्षस भी लोग थे, तो राक्षस कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो आर्यंस क्या करते थे? उनसे युद्ध होती थी इन दोनों की, तो आर्यन जीत जाते थे। तो आर्यों के जीतने का रीजन क्या था? आर्य अपने साथ लेके आए थे, आर्यन ब्रॉट कैरियट एंड हॉर्स। आर्य अपने साथ रथ और घोड़ा लेके आए थे, घोड़ा, जिसके वजह से वो जीत जाते थे यहां पे जो रहते थे ओरिजिनल लोग, जो यहां के लोग थे। फिफ्थ, आर्य आके इंडिया में कहां बसे थे? सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे इधर से आए और सिंधु नदी के तट पे बस गए। तो ये एरिया क्या था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पार्ट है ये, है ना। तो इस जिस भाग में वो आके बसे उसे कहते हैं सप्त सैंधव रीजन। तो लिखो दे सेटल्ड, हु? आर्यन, दे सेटल्ड इन सप्त सैंधव, सप्त सैंधव। वह सप्त सैंधव में आके बसे, सप्त सैंधव। और सप्त सैंधव कहां का एरिया है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये आर्य से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैंने डिस्कस किया। चलिए तो हम फिर से वेदों पे आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट वेद है वो है ऋग्वेद। तो हेडिंग डालो आप ऋग्वेद, हिंदी में ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में टोटल मंत्र कितने हैं? मंत्र, मंत्राज वो है 1028। टोटल चैप्टर, चैप्टर को यहां मंडल कहते हैं, मंडल, है ना, मंडल। तो टोटल मंडल कितने हैं? 10, ठीक है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं ऋग्वेद से, वो सबसे पहला
कि इसके मंडल 3 में, मंडल 3 में जो थर्ड मंडल है, इसमें विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। मंडल 3 में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र, ठीक है, की रचना की। गायत्री मंत्र इज रिटन इन was written by Vishwamitra in मंडल 3। ठीक है, और ये मंत्र किसके लिए लिखा है? ये मंडल में ये जो मंत्र विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र, ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये सन के लिए है, सूर्य के लिए। इसके बाद मंडल 7, अच्छा, ऋग्वेद को जिसने लिखा है उसका नाम क्या है? ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास, वेद व्यास। वैसे ऋग्वेद का इन्होंने संकलन किया, इन्होंने लिखा नहीं है, फिर भी एग्जाम में तो हमें ये लिखना पड़ेगा, वेद व्यास ने लिखा है इसे। मंडल 7 को वशिष्ठ मुनि ने लिखा है, सेंट वशिष्ठा, वशिष्ठ, वशिष्ठ ने लिखा है इसे। वशिष्ठ मुनि ने मंडल 7 लिखा। मंडल 7 में जो मेन चीज यहां से आता है, इसमें बैटल ऑफ 10 किंग मेंशन है, बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ, मतलब किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध इसमें लिखा हुआ है, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है इसमें। किस नदी के किनारे? रावी, पुरुषनी। देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें 10 किंग है ना, तो 5 किंग जो है वो थे आर्य, और 5 जो थे वहां के लोकल कबीले के थे। ठीक है, इन दोनों में युद्ध हुआ। जो आर्यों के गुरु थे वो विश्वामित्र, और जो अनार्य मतलब वहां के जो लोकल थे, उनका जो राजा था, इसका नाम था भरत कबीला। जो लोकल था उसका नाम था भरत कबीला, भरत कबीला। ठीक है, तो जो भरत ट्राइब था उसका गुरु का नाम था सूदास। सूरदास नहीं, सूदास, सूदास उनके गुरु का नाम था। जब दोनों में फाइट हुआ तो सूदास, भरत कबीला जीत गया। तो कहते हैं ऐसा, जो भरत नाम पड़ा है इसी के नाम पे, हमारे देश का जो नाम भरत पड़ा है वो इसी के नाम पे। चलिए अब मंडल 9 पे पहुंचते हैं हम लोग। मंडल 9, मंडल 9 भी इंपॉर्टेंट है। इसको सोम मंडल कहा जाता है, सोम मंडल। सोम मंडल में जो है सोम ट्री का, जो है सोम ट्री का जिक्र है, सोम ट्री है ना। इंद्र को बहुत पसंद था, इसलिए इंद्र को सोमापा भी कहा जाता था। नेक्स्ट मंडल 10, मंडल 10 देखो, तो मंडल 10 की खास बात क्या है कि इस मंडल के पुरुष सूक्त में, मंडल 10 में क्या लिखा हुआ है? पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्त। ठीक है, तो मंडल 10 के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था मेंशन है, वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम कहां पे मेंशन है? वर्णा सिस्टम पुरुष सूक्ता में। क्या मेंशन है पुरुष सूक्त में? वर्ण व्यवस्था। तो कौन कौन से 4 वर्ण पहले माने जाते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्य या वैश्य, विश्य या वैश्य और शूद्रा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश्य को
द्विज माना जाता था। समझ गए? तो ये हमने इनके सारे मंडल के बारे में लिखा। अब आप हेडिंग दो, वैदिक नेम ऑफ द रिवर। इसको मैं लिखवा रहा हूं, लिखो आप। सिंधु रिवर, उसे वैदिक टाइम में सिंधु ही कहा जाता था। चेनाब, चेनाब को वैदिक टाइम में असीकरी कहा जाता था। असीकरी, असीकरी, हिंदी में लिखो असीकरी, असीकरी। उसके बाद झेलम को कहा जाता था वितीस्ता, रावी को पुरुषनी, व्यास को विपासा, सतलुज को सतुदरी और सरस्वती को सुरसती कहा जाता था। तो इसे आप लिख लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इन ऋग्वेद तीन असेंबली मेंशन्ड है, 3 असेंबलीज। पहला असेंबली को कहा जाता है सभा, दूसरे को कहा जाता है समिति, और तीसरे को कहा जाता है विदिता, विदित। ठीक है? तो सभा में क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? सभा में उस गांव के जो कुलीन लोग थे, संभ्रांत, नोबल पर्सन, वो आया करते थे, नोबल पर्सन, और वो गांव के जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते थे। जो एकदम सबसे बड़ी समस्या है उनको सॉल्व करते थे। समिति का काम होता था इलेक्शन ऑफ किंग, और यही एग्जाम में आता है, इलेक्शन ऑफ किंग, राजा का चुनाव। तो राजा का चुनाव किया करता था समिति। और विदित में गांव के जो हैं वो आम लोग आते थे, आम लोग, जनरल पीपल, आम लोग, मैंगो पीपल, आम लोग, जनरल। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते थे, मेल फीमेल। तो पहले राजा का इलेक्शन होता था, जब धीरे धीरे राजा का इलेक्शन होना बंद हो गया, वो डायनेस्टी पे चलने लग गया, मतलब मैं किंग, फिर सन किंग, फिर उसका सन किंग। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा राजा? सबसे पहले उसने सबसे पहले विदित को बंद कर दिया। जो ये सबसे फेमस विदित जो था, वो सबसे फेमस गांव की असेंबली हुआ करती थी, इसको उसने बंद करवा दिया। और बाद में यही सभा समिति ग्राम सभा में कन्वर्ट हो गया। यहां से एक क्वेश्चन आया है, इंद्रा का नाम, इंद्र का दूसरा नाम था पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। चलिए अब हम आ जाते हैं सामवेद पे। पहले अभी हमने ऋग्वेद देखा, अब हेडिंग डालो सामवेद, सामवेद, वेदा, सामवेद। सामवेद में इंडियन म्यूजिक का जो है मेंशन है, इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन हुआ है वो यहीं से हुआ है, म्यूजिक, भारतीय संगीत। ठीक है? और जो ऋषि सामवेद पढ़ते थे उनका नाम हुआ करता था उद्धृता, उद्धृत। जो ऋषि सामवेद पढ़ते थे उनको हम क्या कहते थे? कहते थे उद्धृता कहते थे। ठीक है? तो सामवेद हो गया। नेक्स्ट आइए यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि इसमें यज्ञ और हवन का उल्लेख है। क्या क्या मेंशन है इसमें? यज्ञ, यजना एंड हवन। ठीक है? यजुर्वेद में मेंशन है। इसी में मेंशन है बलि। बलि कैसे दी जाती है? बलि का मेंशन भी है ना, वो यजुर्वेद में है। तो बलि पहले क्या होता था? जैसे कुछ धन दान में दे दिया, सामग्री दान में दे दी गुरुकुल को, तो वहां बच्चे पढ़ते थे मंदिरों में। मंदिर नहीं हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था, वहां लोग पढ़ते थे। तो उसके लिए बाद में ये बलि टैक्स बन गया और जबरदस्ती जो है राजा वसूल करने लग गए लोगों से।
यजुर्वेद की एक खास बात है कि ये गद्य और पद दोनों में लिखा है। पद, इट इज रिटन इन बोथ इन पोर्स एंड पोइट्री, दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है ये। अब आ जाओ अथर्ववेदा। देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तो लिखा है ऋषि वेद व्यास ने, लेकिन अथर्ववेद जो है इसे लिखा है अथर्वा मुनि ने। अथर्वा, इट इज रिटन बाय, लिखो, इट इज रिटन बाय अथर्वा। अथर्वा, अथर्वा ने लिखा है इसे। इसमें मेंशन है मेडिसिन, इलाज, दवाई, लिख लो हिंदी में दवाई, शाप, किसी को दुर्वचन कहना, शाप देना, क्रश करना किसी को। दूसरा, इसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब मेंशन है। औषधि, प्रेम विवाह, है ना, लव मैरिज, ये सब अथर्व वेदा में मेंशन है। इसलिए अथर्ववेद को उस टाइम बुरा माना जाता था, लोग अथर्ववेद को नहीं पढ़ते थे। वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखा गया। वेदांग, हेडिंग डालो वेदांग, आप हेडिंग डालो वेदांग। हेडिंग डालो वेदांग। तो वेदांग के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो वेदांग में, देयर आर सिक्स वेदांग। देयर आर 6 वेदांग। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 थी। वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। दूसरा पॉइंट लिखो, इसके नेम क्या क्या है। पहला था शिक्षा, इंग्लिश वाले भी ऐसे लिखेंगे, इसको कहते थे फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। दूसरा ज्योतिष, ज्योतिष को कहते थे एस्ट्रोलॉजी। फिर कल्पा, इसको हम कहते हैं रिचुअल, पूछा हुआ है सारा ये। व्याकरण, ग्रामर। निरुक्ता, इसको कहते हैं इटाइमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ वर्ड। इटाइमोलॉजी का मीनिंग होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कहां से आए। फिर छंद, मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा वेदांग। नेक्स्ट लिखो अरण्यक, हेडिंग डालो अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक का टोटल जो नंबर है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे अरण्यक, इसकी टोटल संख्या 7 है। लिखो, इसकी टोटल संख्या 7 है। दे आर टोटल 7। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज फॉरेस्ट बुक। फॉरेस्ट बुक, इसे जंगल पुस्तक भी कहा जाता है। इसमें मेंशन होता था, फोर्थ पॉइंट लिखो, हाउ द पर्सन लिविंग इन जंगल परफॉर्म द रिचुअल, मेडिटेशंस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या मेंशन होता था? मेडिटेशन एंड रिचुअल। जो लोग जंगल में रहते थे वो कैसे मेडिटेशन करते थे, रिचुअल करते थे। मेडिटेशन हिंदी जैसे योग, योग वगैरह वो कैसे करते थे, ठीक है, ध्यान कैसे लगाते थे, वो इसमें मेंशन होता था। आपसे एग्जाम में यही पूछा हुआ है कि जंगल बुक किसको कहते हैं? अरण्यक को कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो ब्राह्मण।
ब्राह्मण भी बुक्स हैं, वेदों को समझने के लिए लिखा गया है ब्राह्मण। ब्राह्मण, इसकी टोटल नंबर्स जो है वो 9 है, ठीक है। और ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम कंसेतकी और ऐत्री है, आप लिख लो। यजुर्वेद के वेद का नाम देखो, ऋग्वेदा है ना, तो इसके ब्राह्मण का नाम क्या है? कणशेतकी। कणशेतकी, ये पुराना, ये इतना आता नहीं अब। और या ऐत्री, ठीक है। यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? तैर्य और सतपथ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सतपथ जो है वो ब्राह्मण है यजुर्वेद का। सामवेद के ब्राह्मण का नाम है पंचविश। और दूसरा जैमिनी, फेमस ये है जैमनिया, ठीक है। उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ, ये भी बहुत एग्जाम में आया है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गोपथ, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया ब्राह्मण्स को। अब लिखो, हेडिंग डालो, उपनिषद। उपनिषद हिंदी में, ठीक है। अब उपनिषद का जो मीनिंग होता है वो होता है टू सिट नियर द गुरु, टू सिट नियर गुरु, टू अटेन नॉलेज। हिंदी मीनिंग लिखो, लिखो हिंदी में, इसको लिखो, गुरु के समीप बैठना। उसके बाद इसकी जो टोटल नंबर है, संख्या, टोटल संख्या कितनी है इसकी? 108। और इसी में जो हमारा भारत का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, इंडियन टैगलाइन, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। ऐसे ही एक सत्यम सुंदरम है, सत्यम सुंदरम, वो लिया गया है मंडुक्य उपनिषद से। सत्यम सुंदरम लिया गया है मंडुक्य उपनिषद से। ऐसी एक जबला उपनिषद है, जबला उपनिषद। जबला उपनिषद से लिया गया है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या होता है? ये जैसे जिंदगी का 100 वर्ष, तो 0 से लेके 25 तक कौन सा आश्रम होता है? ब्रह्मचर्य। इंग्लिश में कहते हैं सेलिबेसी, BACY। 25 से 50 इसको कहते हैं गृहस्थ, फैमिली। 50 to 75 इज कॉल्ड वानप्रस्थ, हिंदी में कहते, इंग्लिश में टू लिव इन फॉरेस्ट। 75 to 100 इसको कहते हैं संन्यास, ठीक है। तो ये जबला उपनिषद से लिया गया है। हेडिंग दो, पुरानाज, पुराण।
पुराण। तो टोटल पुराण कितना है? तो लिखो नंबर, संख्या, नंबर। तो नंबर ऑफ पुराण है टोटल 18। पुराणों को लिखा है, रिटन बाय, इट इज रिटन बाय, लिखो इट इज रिटन बाय लोमहर्षा। इसे महर्षि लोमहर्ष ने लिखा है। लिखते रहो मेरे साथ साथ आप। संख्या टोटल 18। सबसे बड़ा पुराण, लार्जेस्ट पुराण, सबसे बड़ा पुराण, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। मैक्सिमम पुराण जो है वो कंपोज किया गया है मौर्यन रूलर के टाइम में। मैक्सिमम पुराण मौर्यों के टाइम में किया गया है। अब हेडिंग दो उपवेद, उपवेदा, उपवेद। तो उपवेद का जो नंबर है, संख्या टोटल, वो है 4। तो पहला है धनुर्वेद, धनुर्वेद। धनुर्वेद लिया गया है यजुर्वेद से, ये यजुर्वेद से लिया गया है। दूसरा है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद लिया गया है सामवेद से। तीसरा है आयुर्वेदा, ये लिया गया अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से। चलो अब आ जाओ एपिक्स पे, महाकाव्य। हेडिंग दो एपिक, हिंदी में कहेंगे महाकाव्य। तो दो महाकाव्य, दो एपिक है इंडिया में। एक को हम कहते हैं रामायणा, और दूसरे को कहते हैं महाभारत। ठीक है, तो यदि हम ये बात करें कि पहले रामायण हुआ या पहले महाभारत, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो है वो महाभारत हुआ है, रामायण बाद में हुआ है। हिस्ट्री वाले ऐसे मानते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं मानते हम लोग। हिंदू सभ्यता ऐसी नहीं मानती, लेकिन हिस्ट्रियंस ऐसे मानते हैं। अच्छा, तो रामायण जो है ये किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। रिटन बाय वाल्मीकि। जो ओरिजिनल रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखा है, और एक दूसरा रामायण है जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस जो लिखा है वो किसने लिखा है? वो लिखा है आपका तुलसीदास ने, है ना, तुलसीदास ने। और वो भी तुलसीदास ने कब लिखा है? ये अकबर के टाइम में। समझ गए? तो रामचरितमानस को जो ये जो है जनरल वहां के जो लोकल लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत में नहीं, लोकल लैंग्वेज में। तो इसलिए रामचरितमानस को अच्छा नहीं माना जाता था उस टाइम, ब्राह्मण उसे अच्छा नहीं मानते थे। और इस रामचरितमानस में बहुत चीजों को एग्जेजरेट किया हुआ है। वाल्मीकि रामायण जो है वो ओरिजिनल रामायण है, जो तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। महाभारत, महाभारत का जो ओरिजिनल नाम था, ओरिजिनल, वो था, महाभारत को हम लोग ओरिजिनली कहते थे, इसका बहुत अच्छा नाम है, क्या था अभी याद नहीं आ रहा मुझे, एग्जाम में भी आता है ये। तो महाभारत का जो ओरिजिनल नाम है वो है आपका जय संहिता। जय संहिता, समहिता कहते हैं इंग्लिश में, समहिता, जय संहिता। हिंदी में ऐसे लिखोगे जय संहिता।
महाभारत को का ओरिजिनल नाम जय संहिता था। ठीक है, लिखा किसे इसने? रिटन बाय वेद व्यास। इसको लिखा है वेद व्यास ने। ठीक है, महाभारत को। अब महाभारत का ही एक जो पार्ट है वो है 12वां भाग, वो है आपका गीता। ठीक है ना, भगवत गीता भीष्म पर्व का पार्ट है। जो भगवत गीता लिखा हुआ है, भगवत गीता, वो इसी का पार्ट है महाभारत का। तो वो उसके कहां से लिया गया? भीष्म पर्व, भीष्म पर्व से। बहुत सारे चैप्टर है ना, उसको इसमें पर्व कहा गया है महाभारत में। ठीक है, और रामायण में उसे कांड कहा गया, कांड। ठीक है, लेकिन मेनली मेरे ख्याल से जो आना चाहिए रिटन बाय रामचरितमानस किसने लिखा, और ओरिजिनली किसने लिखा है, और महाभारत के बारे में जो मैंने इतना लिखा है। इससे ज़्यादा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है अब जो पुरानी चीज़ें थी। तो ये हमने एपिक्स के बारे में लिख लिया। यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऋग्वेद के टाइम का, वो हम लिख लेते हैं। देखो, ऋग्वेद टाइम में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी वो थी बार्टर सिस्टम बेस्ड, है ना। लेकिन मेनली लोग करते क्या थे? मेन था पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री मेन काम था। ये पूछा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री ऋग्वेद के टाइम में, हस्बेंड्री, पशुपालन मुख्य काम था, पशुपालन। इसलिए गाय की चोरी सबसे ज्यादा होती थी। ठीक है, जो मेन गॉड हुआ करते थे, मेन गॉड इस टाइम के मुख्य गॉड, मुख्य भगवान, वो माना जाता था इंद्र को, इंद्रा। लेकिन बाद में ये सब इंद्र खत्म हो गए जब लेटर वैदिक पीरियड आया। ठीक है, अब आप हेडिंग दो लेटर वैदिक पीरियड। हिंदी में उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तर वैदिक से, तो देखो पहले लोग लेटर वैदिक में, वैदिक पीरियड में क्या करते थे? एग्रीकल्चर, सॉरी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। अब यहां पे क्या करने लग गए? एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरी बात, तो पहले पशु के लिए लड़ाई होता था, अब क्या हो गया? लड़ाई लैंड के लिए। तो सबसे बड़ा जो लड़ाई महाभारत है वो इसी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में हुई, भूमि के लिए। ठीक है, पहले वैदिक टाइम में जो बलि दिया जाता था वो मन चाहा कि आपका मन है तो आप कुछ सामान दान में दे सकते हो। लेकिन जो बलि था इस टाइम, बलि एज अ टैक्स लिया जाने लगा, जबरदस्ती आपको देना ही देना है। तो बलि कैसा हो गया? फोर्स्ड, है ना, जबरदस्ती आपको बलि देना होगा, मतलब राजा को टैक्स देना होगा। इसी को बाद में कर बना दिया गया। इस टाइम के जो मेन गॉड बन गए, मेन गॉड, लोगों ने इंद्र को पूजना छोड़ दिया, तो जो मुख्य गॉड बन गए इस टाइम के भगवान, मुख्य भगवान, वो बने आपके प्रजापति, प्रजापति, है ना, प्रजापति बिकम द मेन गॉड। इसके बाद यहां पे पहले क्या हुआ? किंग का इलेक्शन होता था लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में किंग डायनेस्टी पे आ गए, मतलब मैं राजा, फिर मेरा बेटा राजा, किंग, ऐसे बनता जाएगा। तो इस टाइम ये बहुत बड़े बड़े लेविस यजना परफॉर्म करने लग गए। तो जैसे राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ, दूसरा वाजपेय यज्ञ, और तीसरा अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, राजसू यज्ञ इज परफॉर्म्ड फॉर द टू बिकम अ किंग, राज्य अभिषेक के लिए। वाजपेय रथ दौड़, कैरियट रेस को कहते हैं, इसको कैरियट रेस। अश्वमेघ यज्ञ टू 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 सपोज योरसेल्फ, अ किंग सपोज देमसेल्फ दैट दे आर
ऑलमाइटी, तो इसीलिए वो अश्वमेध यज्ञ करते थे बल प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, ठीक है, मतलब अपने को फेमस करने के लिए। तो ये लेटर वैदिक पीरियड का टाइम था। अब हेडिंग दो आप इंडियन फिलॉसफी। देखो, इंडियन भारतीय दर्शन, हिंदी में कहेंगे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंडियन फिलॉसफी में, जो आपको मेनली यहां से क्वेश्चन आता है कि भारतीय दर्शन, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा इंडियन फिलॉसफी नहीं है। तो जो भारतीय दर्शन है वो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला चारवाक। चारवाक, चारवाक कहता था खूब खाओ खूब पियो मस्त रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसे चारवाक ने बनाया। बनाया भी कौन किसने था? चारवाक ने। चारवाक। उसके बाद था योगा। योगा इसे बनाया था पतंजलि ने। पतंजलि ने, है ना, ये उसने नहीं बनाया, बाबा रामदेव ने। तीसरा सांख्य। सांख्य, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य, संख्या नहीं सांख्य, ठीक है। इसे बनाया था कपिला ने, ही वॉज अ बिहारी, वो बिहार के थे, कपिला। तो बिहार ने अपने देश के लिए बहुत चीजें कंट्रीब्यूट की है, वो अलग बात है, अब वहां का मामला थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कपिला। वैसे मैं भी बिहार का हूं। थर्ड न्याय। न्याय जो है ये भी गौतम ने बनाया था। गौतम, गौतम वॉज ऑल्सो फ्रॉम बिहार, बिहारी थे ये भी। तो गौतम ने ही ये जो हम लिखते हैं ना, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको। न्याय किसने बनाया था? गौतम ने, गौतम मुनि ने। जो आपने ये सुना है ना कि जो जजमेंट निकालते हैं कि कुछ चूहे बिल्ली थे, कुछ डॉग, है ना, कुछ डॉग टाइगर है, तो बताओ सभी डॉग बिल्ली होंगे कि नहीं। इसे न्याय कहते हैं कि कैसे आप लोग जो बोलते हैं उसके उससे आप पहचानोगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसी की इन्होंने फिलॉसफी निकाली थी। उसे हम पढ़ते हैं सिलोलिज्म में, रीजनिंग में, सिलोलिज्म में। उसके बाद है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा इसे लिखा था जैमिनी ने, जैमिनी। और फिर है उत्तर मीमांसा। उत्तर, उत्तर मीमांसा, लेटर मीमांसा, इसे लिखा था वदरायन ने, वदरायन। ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताओ इंडियन फिलॉसफी इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इंडियन फिलॉसफी टोटल कितने हैं? 6 भारतीय दर्शन हैं। इंडियन फिलॉसफी 6 हैं। अब हमें यहां से शुरू करना है 6th सेंचुरी बीसी। इसके बाद जो हमें शुरू करना है टॉपिक, वो 6th सेंचुरी बीसी शुरू करना है। मतलब हमें अब स्टार्ट करना है मगध, है ना, पूरा मगध और ये सब जो आप पढ़े हुए हैं। तो 6th सेंचुरी बीसी को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए तब तक इतना। आप एक एक चीज को ध्यान से लिख के और फिर करें। थैंक यू।